स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस यस। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। अच्छा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दिस वेबिनार। तो हमने लास्ट फ्राइडे भी एक वेबिनार किया था, उसमें हमने देखा था कि जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में चेंजेस किए थे वो हम टाली में से कैसे कर सकते हैं मैनेज। उसके बाद में हमारे सीनियर जिग्नेश सर ने हमें बताया था कि एनसीई जो है, नॉट कॉरपोरेट एंटिटीज, उनका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टैली के एड-ऑन्स के थ्रू हम लोग वो कैसे इजीली और सिंपलेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका जानकारी हमें जिग्नेश सर उन्होंने दिया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ईटीडीएस का जो प्रोसेस है विद इन टैली कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें हमने कुछ टीडीएस के अलग अलग सेक्शन वाइज ट्रांजेक्शन्स पास किए हुए हैं। तो टीडीएस का रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट और फॉर्म 26Q। इस मेनू में हम ऑल्ट जी शॉर्टकट गो टू के मेनू से भी डायरेक्टली 26Q टाइप करके जाने वाले हैं। बट उससे पहले ना मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जीएसटी 26Q जो टीडीएस का रिटर्न है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे फाइलिंग करना होता है। तो एवरी क्वार्टर में का आपको मैं पीरियड बताता हूँ। अभी आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, उसका आपको फाइलिंग करना होता है 31 जुलाई ऑफ मतलब 31 जुलाई के लिए। सेकेंड क्वार्टर का जो होता है वो 31 अक्टूबर में। थर्ड क्वार्टर जो होता है तो 31 जनवरी। और जो मेरा फोर्थ क्वार्टर है उसका होता है 31 मई। ओके, और हमें ये टीडीएस का जो पेमेंट करना होता है तो एवरी मंथ ऑफ 7 को करना होता है। और जो फोर्थ क्वार्टर का जो पेमेंट है उसका पेमेंट हमें, जो भी हमने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसका पेमेंट हमें 30 अप्रैल को करना होता है। अभी बात करते हैं इसके पेनल्टी के रिलेटेड। अभी जो भी हम लेट फाइलिंग करते हैं टीडीएस का, जो भी हम लोग लेट फाइलिंग करते हैं टीडीएस का, तो हमें कुछ लेट फीस पे करना होता है जो कि उसके चार्जेस है 200 रुपीज पर मंथ। और जो भी हमारा टीडीएस का जो हमने डिडक्टेड किया हुआ वैल्यू है उसके ऊपर हमें पे करना पड़ता है 1.5% इंटरेस्ट, जो कि पर मंथ होता है। लेकिन अगर हमें एक भी दिन लेट होता है तो हमें पूरे मंथ का अमाउंट जो है एज अ पेनल्टी पे करना पड़ता है। एम आई ऑडिबल? किसी को कोई क्वेरीज है यहाँ तक? सॉरी सर। कोई क्वेरीज है सर? ओके,
तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे पास किए हुए हैं टीडीएस में, जो कि आप अलग अलग डिडक्शन डिटेल्स में की विंडो में देख सकते हैं। तो हमने एक ट्रांजेक्शन पास किया हुआ है जो कि उसका नॉर्मल रेट जो है डिडक्शन का, उसके बेसिस पे हायर रेट के हिसाब से भी हमने वो किया हुआ है। हायर रेट मीन्स कोई कोई पार्टीज है जिसमें हमने पैन नंबर डिफाइन नहीं किया है, तो टैली उसको एज इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 20% जो है टीडीएस डिडक्ट करता है। तो उसके बेसिस पे उसका एंट्री जो है वो आपको हायर रेट डिटेल्स में दिख रहा है। तो लोअर रेटेड एक्सपेंस ये जो है, कोई कोई पार्टी के पास सर्टिफिकेट होता है कि उनका टीडीएस जो है लोअर या जीरो रेट में डिडक्ट होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसके पार्टी मास्टर में हम लोग कुछ डिटेल्स, उसके सर्टिफिकेट की डिटेल्स अगर मेंशन करेंगे तो हम उसका लोअर टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन पास किए हुए। तो इसमें मैंने कुछ जीरो रेटेड काफी एंट्रीज किया हुआ है। तो हमें आगे ये देखना है कि हम लोग इसको कैसे फाइल कर सकते हैं। अभी ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर का जो है, हाँ, तो ये जो रिटर्न है इसको हम लोग कैसे फाइल करेंगे, लेकिन वो फाइल करने से पहले हमें इसका स्टैट्यूटरी पेमेंट करना होता है, जो कि ऑनलाइन होता है, या पहले ये बैंक के थ्रू होता है, बट अभी सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम पेमेंट के थ्रू इसके टैक्सेस पे करेंगे। तो पेमेंट में जाने के बाद हमें क्लिक करना है ऑटो फिल, जो कि सभी टैक्स पेमेंट के लिए की प्रोवाइड किया है टाली ने। तो हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टैक्स टाइप है मेरा टीडीएस, क्योंकि मैं टीडीएस का पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट जो भी मेरा क्वार्टर का पेमेंट है वो क्वार्टर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लेना है। डिडक्टेड टिल डेट, तो मैंने अभी अप्रैल में ही सभी ट्रांजेक्शन पास किया है, इसके लिए मैं टिल डेट मतलब 30 अप्रैल तक का टीडीएस जो है उसका पेमेंट करना चाहता हूँ। तो हमें ये जो पेमेंट है वो सेक्शन वाइज करना है। तो मैं सबसे पहले पेमेंट कर रहा हूँ 194C, जो कि नेचर है इसका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। और ये मेरा कंपनी नॉन कंपनी ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं ऑल सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे ऑल सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट टाइप। उसके बाद में मुझे किस टाइप में पेमेंट करना है, बैंक के थ्रू या, तो बैंक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी मेरा टीडीएस मैंने डिडक्ट किया था 194C के अगेंस्ट, उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मुझे मतलब अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि मैन्युअल एंट्री यहाँ पे टाइप करने का जरूरत नहीं है। वैसे हम अलग सेक्शंस का भी एंट्रीज अभी कर लेंगे। वापस मुझे जाना है स्टेट पेमेंट में, यहाँ पे मैं पेमेंट टाइप सिलेक्ट करूंगा टीडीएस। यहाँ पे मैंने मेरा क्वार्टर सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं पेमेंट करूंगा जो कि मेरा 194Q, जो मुझे परचेज पे मैंने डिडक्ट किया हुआ है।
और एक सेशन का मुझे पेमेंट करना है यहाँ पे। तो मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ। अभी हम लोग वापस जाएंगे हमारे 26 क्यू रिटर्न में। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देखोगे कि मेरा टीडीएस जो मैंने डिडक्ट करना था, यहाँ पे डिडक्टेड इन करंट पीरियड, यहाँ पे मुझे डिटेल्स दिख रही है। और यहाँ पे आप देखोगे मेरा बैलेंस पेएबल है, जो कि मैंने पे कर दिया है, तो ये मुझे पेड में दिखना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना है आगे? जो भी मेरा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स है, उसके लिए मुझे करना है ये टीडीएस रिकंसिलेशन। जैसे मैं टीडीएस की रिकंसिलेशन, ये जो टीडीएस रिलेटेड रिकंसिलेशन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो मेरा बैलेंस पेएबल है वो पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अगर पेमेंट किया है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा एनईएफटी जो भी मेरा टाइप है। तो मैंने 7 मई को पेमेंट किया है, और मुझे यहाँ पे बीएसआर कोड मेंशन प्रोवाइड करना है, जो कि 7 डिजिट का होता है। और हमने जो पेमेंट किया है ऑनलाइन या बैंक में हैंड ओवर करके, तो हमें वो चालान पे चालान नंबर मेंशन होता है, वही यहाँ पे प्रोवाइड करना। चालान का डेट भी मेरा एज अ पेमेंट डेट रहेगा। मुझे बैंक के डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, उसके बाद में ब्रांच का नेम भी प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मेरा बीएसआर कोड जो है बैंक का सेम रहने वाला है। मैं अलग अलग मोड पे इसका पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे चालान भी इसका नंबर जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने हमारा टीडीएस रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप अभी देखोगे स्क्रीन पे, जो भी मेरा बैलेंस पेएबल पहले दिख रहा था, मेरा रिकंसिलिएशन प्रोसेस के बाद अमाउंट पेड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो ये पेड कॉलम में मुझे दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं रिटर्न में तो सबसे
हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज जिग्नेश हियर। होप कि आप सब लोग फाइन होंगे। आज का जो हमारा टीडीएस का सेशन है इज टेकन केयर बाय मिस्टर पंकज जादव। एंड आई होप कि आप लोग को उन्होंने जो अभी बताया है वो समझ में आया होगा कि उन्होंने जो अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करना है उसमें किस तरह से अपनी पहले तो जो एक्सपेंस बुकिंग करते हैं उसकी इंटरेस्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 26Q अपना जो रिटर्न फाइल करना होता है तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, यानी नॉर्मल रेट जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है कि अगर मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो 5% है, सॉरी 2% है या 1% है। अगेन अगर कंपनी है तो 2% डिडक्ट करना है, नॉन कंपनी है तो मुझे 1% डिडक्ट करना है। तो वो किस तरह से एंट्री रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि जितना मेरा असेसेबल वैल्यू है उसमें से मेरा डिडक्टेबल टैक्स कितना है और जो डिडक्ट किया है वो कितना है, और लास्ट में मुझे अगर कुछ बैलेंस डिडक्टेबल है तो वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। देन आप देख सकते हो कि डिडक्शन एट हायर रेट, तो जैसे पंकज ने बताया कि 40,000 का जो मेरा अमाउंट है, मैंने गलती से जो मेरा सप्लायर था उसका पैन नंबर नहीं डाला है, या जो सप्लायर के पास पैन नंबर नहीं है तो मैंने उसका 20% टीडीएस डिडक्ट किया है। तो टैली बाय डिफॉल्ट 20% डिडक्ट कर लेता है, बिकॉज एज पर रूल हमें 20% ही डिडक्ट करना होता है। तो वो 20% अगर मैं 40,000 के ऊपर करता हूँ तो 8,000 टीडीएस डिडक्ट हो गया है। देन वी हैव अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड लोअर रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस। जैसे मैं कोई किसी को रेंट पे कर रहा हूँ तो अब रेंट के ऊपर सामने अब जो जिसको मैं रेंट पे कर रहा हूँ उसने मुझे वो उसने डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट दिया है जिसमें ये मेंशन किया है कि जो गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड रेट है उससे भी मुझे लोअर रेट में टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसमें वो नंबर होता है, साथ में उसकी वैलिडिटी होती है और उसमें परसेंटेज स्पेसिफाई किया होता है। तो वो हमें स्पेसिफाई करना होता है वेंडर के लेजर में। वेंडर के लेजर में जाके जब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं और एक्सपेंस बुक करते हैं तो वहां पे उसका टीडीएस उतना डिडक्ट होता है। जैसे इस केस में अगर मेरा समझो 10% एप्लीकेबल है बट मैंने 5% डाला है तो उसका 5% 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट हुआ है। देन देयर इज अ जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंस है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन जो है अगर एफडी करते हैं बैंक में तो बैंक में एफडी करने के टाइम पे उनको एक फॉर्म फिलअप करके देना होता है विच इज 197A। सो या 15GH जो भी फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो फॉर्म फिलअप करके देना होता है। उसमें वो यानी अगर उनकी टैक्सेबल इनकम भी है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, यानी इंटरेस्ट की जो भी इनकम होती है उस पर जीरो टीडीएस डिडक्ट होता है। सो सेम पे अगर हमारे पास भी कोई सर्टिफिकेट आता है जहाँ पे 0% टीडीएस एप्लीकेबल है तो अगेन हम लोग वेंडर के लेजर में जाके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना कौन से पीरियड के लिए कौन से सर्टिफिकेट में कितना परसेंटेज एप्लीकेबल है। अगर लोअर डिडक्शन है तो लोअर परसेंटेज डालेंगे, जीरो डिडक्शन है तो 0% डालेंगे। अंडर एग्जम्पशन लिमिट में बेसिकली ये होता है कि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट जो है मैंने स्पेसिफाई किया, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम में होता है 30,000 का। तो किसी सप्लायर ने अगर बिल दिया है विच इज बिलो द 30,000, तो जब तक वो 30,000 के लिमिट क्रॉस नहीं करेगा आपका जो अमाउंट है वो अंडर एग्जम्पशन लिमिट रिफ्लेक्ट होते रहेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो वहां पे आपको अलर्ट मिल जाता है कि आपने प्रीवियस बिल का भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो डू यू वांट टू डिडक्ट। तो टिल द टाइम वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगा आपको अंडर एग्जम्पशन लिमिट दिखाएगा। और एग्जाम इन लियो पैन अवेलेबल, यानी मेरे पास पैन तो अवेलेबल है सप्लायर का बट उसका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में होता है। अगर ट्रांसपोर्टर के पास वो पैन नंबर है बट क्योंकि उसको पैन एप्लीकेबल नहीं, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, तो वो यहाँ पर इफेक्ट होता है। तो उसके बाद आता है कि हम लोग ने जो टीडीएस डिडक्ट किया है यहाँ पे मुझे दिखाता है कि ये मेरा टोटल 13,000 का मेरा पेमेंट है, उसकी लाइबिलिटी है 13,610, मुझे लाइबिलिटी पे करनी है। उसके बाद जैसे पंकज ने आपको बताया कि हमें स्टेच्यूटरी पेमेंट में जाके ऑटोफिल करना है, जहाँ पे हम लोग ने टीडीएस सिलेक्ट किया, सेक्शन सिलेक्ट किए और सारी पेमेंट की डिटेल्स डाल दी। उसके बाद भी मेरा लाइबिलिटी जो है वो जीरो नहीं हो रहा था, तो उसका रीजन ये था कि जो पेमेंट किया था वो ट्रांजेक्शन यहाँ के ये जो पेमेंट डिटेल्स में है यहाँ पे आपको अनसर्टन में थे। तो अनसर्टन में जाके पंकज ने वहां पे ये जो नेसेसरी डिटेल्स थी, जैसे क्वार्टर कौन से क्वार्टर का आप पे कर रहे हो, कौन से बोर्ड से आपने पेमेंट किया, अगर एनईएफटी किया है, आरटीजीएस किया है तो वो डिटेल्स डालनी है। फिर आपका बीएसआर कोड होता है, चालान नंबर होता है जो बैंक से हमें मिलता है चालान के ऊपर, तो वो चालान नंबर, चालान की डेट, पेड की डेट, वो सब सारी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। वंस यू मेक दिस क्लियर, ये सारा आपका क्लियर हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो लायबिलिटी है
दैट बिकम्स 0। तो ये आपका यहाँ पे 0 हो गया। अगर आपको रिकंसल करना है कि आपने जो लायबिलिटी है और उसके सामने कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेमेंट कर दिया है या नहीं किया है, डिफरेंस आता है, तो आप उसको रिकंसल भी कर सकते हो यहीं से। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा डिडक्शन पार्ट है। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दूंगा। और कैटेगरी वाइज में मुझे वेंडर वाइज डिटेल भी चाहिए, तो वो वेंडर वाइज डिटेल भी आ जाएगी। और साथ में अगर आपको उनका पैन नंबर देखना है तो यहाँ पे आपको पैन नंबर भी मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ गेट रिफ्लेक्टेड। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स परचेज के ऊपर सेक्शन 194 क्यू में मेरा 10 रुपीज डिडक्ट किया हुआ है 1 लाख के ऊपर। तो वो मुझे अगर वेरीफाई करना है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स में मेरा 600 रुपया है, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ। अब जैसे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 600 रुपया ऑलरेडी आया हुआ है। सेम वे पेमेंट ऑफ 10 रुपया, तो यहाँ पे 10 रुपया आया है। तो इस तरह से आप उसको रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। वंस यू डू दैट, फिर आगे जो प्रोसेस है, अगेन आई गिव इट टू पंकज, सो ही विल गाइड यू कि वो रिटर्न का जो प्रोसेस है वो हमें कैसे करना है। तो आई हेलो होप कि आप पंकज लोग, सर, हाँ बोलिए। चैट में अगर आप एक बार देखेंगे तो कोई एक यस, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके कुछ क्वेरीज है। या श्योर श्योर, डेफिनेटली। If parties provided certificate for loan deduction, so where we can mention certificate number in that ledger. Yeah, sure, definitely, sir. We will definitely show you कि वो कहाँ पे mention करना है। Thank you very much for your query. We really appreciate. Same way, अगर आपके किसी और के भी queries आते हैं, तो please आप unmute करके भी queries पूछ सकते हो। And simultaneously, you can post it in the chat box also. Else, alternatively, what you can do is you can contact at our office support desk number, that is 022-626-3399, or you can drop a mail on support@firstbase.co.in. तो आपके पास और भी सारे ऑप्शन है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट डेस्क में एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, दे विल आल्सो हेल्प यू आउट। एंड यू कैन ड्रॉप अ मेल आल्सो, आपकी क्वेरीज है तो उससे रिलेटेड। एंड नाउ कमिंग टू क्वेरी के हमें लोअर डिडक्शन या जीरो डिडक्शन सर्टिफिकेट नंबर कैसे मेंशन करना है। सो यू विल गो टू वेंडर लेजर, ऑल्टर मास्टर, ऑल्ट जी करके। ऑल्ट जी इज अ शॉर्टकट कि आप कोई भी स्क्रीन से कोई भी स्क्रीन में जा सकते हो। नाउ यू गो टू ऑल्टर मास्टर। ऑल्टर मास्टर में जाके आपको लेजर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे लेजर जाना है। एंड नाउ गो टू वेंडर लेजर। कोई भी एक वेंडर का लेजर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एवी सेफ्टी का एक लैंडलॉर्ड है जिनका मुझे लोन डिडक्शन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिडक्टेबल यस किया है, आपने डिडक्टिव टाइप सिलेक्ट किया है, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। अगर आप वाउचर जब बुक करते हो यानी एक्सपेंस जब बुक करते हो वही टाइप पे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे यस कर दिया है, उसका पैन नंबर वगैरह मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको F12 में एक ऑप्शन मिलता है, आपको चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे एक ऑप्शन है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर। अभी ये क्योंकि यस है इसलिए आपको यहाँ पे देखिए, अभी जैसे ही मैंने इसको नो किया तो यहाँ से वो ऑप्शन चला गया है। अब मैं वापस उसको एनेबल करता हूँ तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, F12 कॉन्फ़िगर में जाके इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ ये एक नया ऑप्शन आ जाता है, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज। यहाँ पे मुझे यस करना है। यस करने के बाद इग्नोर सर्चेस एग्जम्पशन लिमिट है, क्योंकि सर्चेस प्रेजेंटली है ही नहीं, तो हमें उसको नो ही रखना है। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, अगर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो मुझे इग्नोर करनी है और जो फर्स्ट बिल है वहां से मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेबल कर दूंगा। अगर मुझे ऐसा है कि मुझे उसको इग्नोर नहीं करना है तो मैं उसको नॉट एप्लीकेबल कर सकता हूँ, यानी जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करती है मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, तो मैं उसको नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। अनडिफाइंड रहेगा तो वो आपको ये करना पड़ेगा, तो आई से नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे ऑप्शन है आपको सेट ऑल्टर जीरो लोअर डिडक्शन, दिख रहा है आप लोग को? कैन यू सी दिस? यस आई होप। लेजर में टीडीएस ऑटोमेटिक कैसे आए पार्टी के लिमिट क्रॉस होने के बाद? ओके, सो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ एंट्री। तो ठीक है, यहाँ पे आपको लोअर जीरो डिडक्शन दिख रहा है, उस पर यस करना है। यस करने के बाद आप उसको कौन से नेचर ऑफ पेमेंट का ये करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। रेंट है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है,
या फीस है, प्रोफेशनल फीस होता है, जैसे कि आपको पता है रेंट पे भी 2 पार्ट है, तो वो आप नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर सकते हो। प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज उसको भी अलग अलग कर दिया है। तो यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट हो सकता है कि आप मल्टीपल नेचर ऑफ पेमेंट भी पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कैटरर का है। तो कैटरर क्या होता है कि जहाँ पे मैं बैंक्वेट बुक करता हूँ तो वो बैंक्वेट का मुझसे रेंट लेता है, और जो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है उसमें मुझे लोअर डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बट जहां पे रेंट में पे कर रहा हूँ वहां पे, तो यहाँ पे मुझे वो नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे अब मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेंट पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद वेदर लोअर डिडक्शन और जीरो रेटेड डिडक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे फॉर्म 15G या फॉर्म 59 एप्लीकेबल है, तो वो मुझे सिलेक्ट करना है। अगर लोअर डिडक्शन है तो मैंने लोअर डिडक्शन सिलेक्ट कर लिया है। फिर उनके पास से आपने जो सर्टिफिकेट लिया है वो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे उनका जो सर्टिफिकेट है वो कितने पीरियड के लिए वैलिड रहेगा लोअर डिडक्शन का। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि भाई पूरे साल का एज्यूम करके ले लिया है। एंड फिर आपको 5% टीडीएस, यानी जो भी परसेंटेज है लोअर डिडक्शन 5% हो सकता है, 7.5% हो सकता है, 2.5% है, जो भी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर नेक्स्ट ईयर में जब वापस वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं तो आप वापस यहाँ पे आके नेक्स्ट ईयर का जो सेकंड सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे सब आपको समझे सर? आई होप कि आपकी क्वेरी रिजोल्व हुई है यहाँ पे। आई देखिए थिंक सर, यहाँ पे महेश सर भी है, मे बी उनकी भी कुछ क्वेरीज थी। आप जस्ट गो थ्रू करिए चैट्स को एक बार। यस, मैंने गो थ्रू किया है। ये वर्षा मैडम की क्वेरी थी कि लेजर में टीडीएस ऑटोमेटिक कैसे लाए ऊपर मल्टी ऊपर पेज। हाँ, ये तो ऊपर नीचे ऊपर। का तो मैंने देखा, ये इन लोअर टीडीएस डिडक्टेड दैट वैलिड फॉर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लोअर डिडक्शन हो गया, और इसके बेस पे आपका लोअर डिडक्शन होता है। बट लोअर डिडक्शन के केस में भी आपको पैन नंबर मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो लोअर डिडक्शन नहीं होगा। तो ये इज इज क्लियर। Now we will go ahead again. I'll hand it over to Pankaj and he will continue with the return filing process, क्योंकि अब हमारा डेटा तो रेडी हो गया है। हमारा जो डिडक्टेबल था वो हम लोग ने डिडक्ट कर दिया है, जो पेमेंट करना था वो स्टेट्यूटरी पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया है पेमेंट में। सो नाउ वी आर रेडी टू फाइल द रिटर्न। तो अब वो रिटर्न फाइल करने के लिए क्या प्रोसेस है, डेफिनेटली पंकज विल हेल्प यू आउट। I'll hand it over to Pankaj. Pankaj, please continue. हेलो। तो हमें ये रिटर्न का प्रोसेस करने के लिए जाना है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में आप जाओगे तो हाँ, यहाँ पे ई रिटर्न का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो कि हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये कभी हाईलाइट होगा जब हम सेव रिटर्न करेंगे यहाँ से। सेव रिटर्न करोगे तो उसके बाद में ये ऑप्शन आपको हाईलाइट होना चालू हो जाएगा। तो आपको इसमें टीएक्सटी फाइल जनरेट करना होता है, जो कि मेरा पूरा क्वार्टर का जो भी पेमेंट, जो भी डिडक्शन मैंने किया है उसका इंफॉर्मेशन होता है। जिस दिन मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उस दिन का डेट मेंशन करना है। इज रेगुलर रिटर्न फाइल फॉर प्रीवियस, तो ये प्रीवियस का नहीं है, मैं करंट पीरियड के लिए कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन को मुझे नो ही रखना है। यहाँ पे देख पाओगे मैंने मेरा टीएक्सटी फाइल जो है वो जनरेट कर लिया है, और वो मेरा फोल्डर में मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है। इसके बाद में यही फाइल को मुझे FUV फाइल के थ्रू वैलिडेट करना होता है। उसके लिए हमें एक यूटिलिटी डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं बताता हूँ आपको वो आपको कहाँ पे मिलेगी। तो आपको जाना है tinpenprotentech.in वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है क्वार्टरली रिटर्न्स, उसके बाद में रेगुलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रीन में डाउन साइड आना है।
तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे ई टी डी एस टी सी एस एफ यू फाइल एक्स यू को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने मुझे जहाँ पे रखना है वहाँ पे सेव कर ले। तो अभी मैं वो यूटिलिटी वाला फाइल रन करने वाला हूँ। तो ये जो फाइल है हमें डाउनलोड करने के बाद जिप फॉर्मेट में मिलता है, उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के बाद कुछ फाइल वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होती है, आप देख पाओगे। तो इसमें से हमें रन करना है ये जार फाइल। जार फाइल रन करने के बाद हमें कुछ फाइल्स वहाँ पे ब्राउज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ब्राउज करेंगे जो कि टीएक्सटी हमने टाली के थ्रू जनरेट किया हुआ है। तो जो भी मैंने टीएक्सटी फाइल मेरा एक्सपोर्ट किया है टाली के थ्रू, उसको मुझे ब्राउज करना है। तो मैंने ऑलरेडी मेरा फाइल जो है वो कुछ और लोकेशन में डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मुझे मेरा टीएक्सटी फाइल का जो है वो पाथ प्रोवाइड करना है जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो फाइल में मेरा फाइल टीएक्सटी फाइल रखा हुआ है, उसके बाद में मुझे चालान इनपुट फाइल जो कि होता है मेरा सीएसआई फाइल, जो कि मेरा पोर्टल से मुझे डाउनलोड करना पड़ता है। उसमें मेरा जो भी मैंने चालान वाइज पेमेंट्स किए होते हैं उसका इंफॉर्मेशन होता है। तो वो फाइल भी मुझे यहाँ पे ब्राउज करना है। उसके बाद में ये फाइल वैलिडेट करने के दौरान जो भी एरर्स मुझे आने वाला है, जो भी मतलब ये फाइल्स में अगर कुछ बग्स है या तो कुछ करेक्शन करना है, तो हमें ये एक एरर फाइल थ्रो करता है। तो वो एरर फाइल के लिए मुझे पार्ट डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसका पार्ट डिफाइन करूंगा। यहाँ पे मैं एरर फाइल के लिए अलग से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मैंने उसका पाथ जो है ब्राउज कर लिया। उसके बाद में मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे देख पाओगे मेरा txt फाइल जो है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। ये वैलिडेट होने के बाद आपको कुछ फाइल्स यहाँ पे जनरेट होगी। ओके, तो उसमें आपको दो तीन फाइल मिलती है। एक तो आपको एक पीडीएफ मिलता है। तो पीडीएफ में आपको चेक करना है कि आपका जो रिटर्न का इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं। यहाँ से आपको पहले कंफर्म करना है। अगर ये डिटेल सब प्रॉपर है, सही है, उसके बाद में ये जो एफवी फाइल और एक फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है वो आपको आपके ई फाइलिंग या एनएसडी पोर्टल पे अपलोड करना है। तो ये अपलोड होने के बाद आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज है? हेलो, सो वंस अगेन जिग्नेश हियर। जैसे कि आपको पंकज ने बताया कि हमारा सारा डेटा यहाँ पे ओके हो गया है, हमने लायबिलिटी भी पे कर दिया। नाउ व्हेन यू गो टू एक्सपोर्ट, तो आपको टैली में एक्सपोर्ट में ई रिटर्न का ऑप्शन डायरेक्ट एनेबल नहीं दिखता, हाईलाइटेड नहीं दिखता है। तो उसके लिए हमें प्रोसीजर जो है कि वी हैव टू सेव द फाइल। यहाँ पे हमें पहले सेव रिटर्न करना होता है। सेव रिटर्न करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट में आपको ई रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही आपका ई रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आपको आपको वो जो फाइल जनरेट करनी है, टेक्स्ट फाइल जनरेट होती है, वो टेक्स्ट फाइल आपको कहाँ पे रखनी है वो आपको मेंशन करना होता है। कौन से फोल्डर में रखनी है, कौन से पाथ में रखनी है, यू कैन डिसाइड। अब आपको जिस दिन आपको वो फाइल जनरेट करनी है उसकी डेट डालनी है। उसके पहले के क्वार्टर का अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो उसका टोकन नंबर जो आपके ऑलरेडी रिटर्न में मेंशन किया होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो वो टोकन नंबर नहीं होगा, लेकिन जब आपने फाइल पहले क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ पे आपको टोकन नंबर डालना होता है। ये सब करने के बाद आपकी टेक्स्ट फाइल जो रेडी होती है, ये जो अभी पंकज ने आपको बताया यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपकी एक ये टेक्स्ट फाइल जनरेट होती है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो कि इसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो इसका डिपार्टमेंट का पोर्टल है या जो यूटिलिटी है उससे रिलेटेड ही सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर होती है। जैसे लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो ये सारे लाइन नंबर्स है। फिर काफी सारी इसमें डिटेल्स होती है, जैसे आपने कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल जनरेट की है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका टैन नंबर क्या है, आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया है, आपके टोटल चलन्स कितने हैं, हर एक चलन में कितने आपके डिडक्टी होते हैं। तो ये जो डीडी दिख रहे हैं वो डिडक्टेड डिटेल्स है, यानी जिसका आपने पेमेंट डिडक्ट किया है। सीडी यानी चलन डिटेल्स होती है कि एक चलन में आपने टोटल कितने डिडक्टी का पेमेंट किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स इसमें कैप्चर हो जाती है जब हम लोग टैली के थ्रू पेमेंट करते हैं और फाइल जनरेट करते हैं। तो ये टेक्स्ट फाइल में सारा डिटेल्स आ गया है। ये टेक्स्ट फाइल हमें फिर क्या होता है कि हमें पोर्टल से, जैसे पंकज ने बताया कि हमें जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहां से हमें एक सीएसआई फाइल जनरेट करनी होती है, विच इज नॉट, ये हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये सीएसआई फाइल है जो अपना टर्न नंबर के साथ में जनरेट होती है। तो ये जो सीएसआई फाइल है और ये जो टेक्स्ट फाइल है ये हमें वैलिडेशन यूटिलिटी होती है। अभी ये वैलिडेशन यूटिलिटी क्या होता है कि एवरी क्वार्टर डिपार्टमेंट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। तो एवरी नाउ एंड देन इफ यू कैन सी, अगर आप पोर्टल पे जाके देखोगे या आपने पहले भी रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि हर एक क्वार्टर में जो एफयू यूटिलिटी आती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। कभी जीएसटी नंबर मेंशन करना होता है, कभी ऐसा होता है कि कोई एक ब्रैकेट उन्होंने बढ़ा दिया है, यानी वो एक फील्ड है जो उन्होंने बढ़ा दी है, अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है बट वो उसमें रहती है। तो वो हिसाब से हमें वो चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर वो चेंजेस नहीं करते हैं तो हमारे जो फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी है
वो एरर थ्रो करता है और वो एरर को हमें रेक्टिफाई करना होता है। तो इस तरह से ये यूटिलिटी जो है यहाँ पे हम लोग ने एक डाउनलोड की हुई है। जैसे कि पंकज ने आपको बताया कि ये जो यूटिलिटी होती है वो जिप फाइल फॉर्मेट में होती है। उस जिप को हम लोग अनजिप करते हैं तो ये अनजिप एक फोल्डर बन जाता है। अनजिप होने के बाद ये फोल्डर बनता है और ये अनजिप फोल्डर में अगर आप देखोगे तो ये सारी फाइल्स होती है। लेकिन इसमें जो हमें एग्जीक्यूटिबल फाइल है, ये जो 4 फाइल यहाँ पे लिखी हुई है, आपको आई सपोज दिख रहा होगा, इट इज एग्जीक्यूटिबल जार फाइल दिख रहा है आप लोग को। तो दिस इज exe फाइल बेसिकली TDS स्टैंड अलोन। अब ये वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है FPU यूटिलिटी फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी वर्जन 9.1 है। एग्जीक्यूटिबल जार फाइल है। तो ये जार फाइल जो है ये हमें रन करनी होती है। जैसे ही हम यहाँ पे इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले है TDS TCS इंपोर्ट फाइल नेम, यानी हमने जो टेक्स्ट फाइल जनरेट की है उस फाइल को हमें यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट करना होता है कि भाई हमारी फाइल कौन सी है। तो वी कैन सिलेक्ट दिस फाइल। यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट कर ली, या मैंने जहाँ पे भी फाइल रखी थी उसका पाथ सिलेक्ट करके मैंने फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे है चलन इनपुट फाइल यानी CSI फाइल, जिसको चलन स्टेटस इंक्वायरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये CSI फाइल सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम लोग उसे एरर फोल्डर बनाते हैं। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको चाहिए वो हिसाब से आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे एरर फाइल हम लोग ने नाम दिया है, तो ये हमने एरर फोल्डर बना दिया। अब ये करने के बाद हमें यहाँ से उसे वैलिडेट करना होता है। अगर इसमें कुछ एरर्स नहीं है मेरे टेक्स्ट फाइल में, मेरा जैसे मैंने बताया कि पैन नंबर मेंशन है प्रॉपर, मेरा जो टैन नंबर है, क्वार्टर जो मेंशन किया है वो प्रॉपर है, मैंने रेट ऑफ जो टैक्स एप्लीकेबल है वो प्रॉपर मेंशन किया है। अगर लोअर डिडक्शन मैंने सिलेक्ट किया लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाला है तो वहां पे भी वो इनवैलिड हो जाता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर मुझे डालना जरूरी है। मेरा एड्रेस जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है तो वो सारा डालना है। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न फाइल करने के लिए उसका पैन नंबर मुझे मेंशन करना जरूरी है। तो ये सारी मैंडेटरी चीजें होती है जो अगर हम लोग मेंशन नहीं करते हैं या कहीं फील्ड में आगे पीछे कुछ एक आधा फर्क पड़ता है तो वो रिटर्न आपका वैलिडेट नहीं होता है, तो हमें वो वैलिडेट करना होता है। अगेन आई विल टेक यू टू दैट फाइल जो हम लोग ने टेक्स्ट फाइल बनाई है, उस पर मैं आपको बता दूं और क्या क्या हो सकता है। जैसे ये टेक्स्ट फाइल में मैं गया, यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर अगर आगे ये सीरियल ही आते हैं, जैसे ये 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। अगर इसका मैं एक का भी सीरियल नंबर आगे पीछे कर दूंगा तो बाकी की कोई भी जो वैलिडेशन है वो फेल हो जाएगी, वैलिडेट होगा नहीं, तो वो सीरियल नंबर का मुझे एरर तो करेगा। सो आई हैव टू गो थ्रू दैट एरर एंड आई हैव टू रेक्टिफाई। इस एरर को देख के मुझे रेक्टिफाई करना पड़ता है। या मैंने समझो यहाँ पे कहीं पे डेट में मिस्टेक कर दी है या अमाउंट में मैं कहीं पे मिस्टेक कर दी, या यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लास्ट में ऐड कर दिया। ये जो ब्रैकेट है वो हर एक ब्रैकेट का भी एक इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर मैंने एक कम कर दिया है या एक बढ़ा भी दिया, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 2 और 2 4 और 2 6 7 है, तो 7 की जगह अगर मैं एक कम कर दूं तो 6 हो जाएंगे, तो ये 6 भी हो गए तो एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं डाले हैं, या जैसे लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। मेरा सेक्शन गलत लिया है, मुझे 4AB या 4IA लेना था वो मैंने नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये 1.05 दिख रहा है आपको, तो ये 1.05% एप्लीकेबल है, मैंने डाला हुआ है इसलिए वो प्रॉपर कैच कर रहा है। यदि मैंने नहीं डाला होता तो ये एरर थ्रो करता था। तो इस तरह से बहुत से ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से फाइल पहले वैलिडेट नहीं होती है, तो उस एरर को आइडेंटिफाई करके हमें उसे वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट होने के बाद जैसे पंकज ने आपको बताया कि इन आपकी अगर फाइल वैलिडेट हो जाती है तो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइल्स मिलती है। tally.fu tally.fu ये टेक्स्ट फाइल है, ये आपका 27A PDF फाइल है। सो बिफोर यू सबमिट द FU फाइल टू द डिपार्टमेंट वी रिक्वेस्ट के आपका जो डेटा है उससे ये जो फाइल है इसे आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आपका जो रिटर्न है और आपका जो डेटा है आपका रिटर्न गलत ना हो जाए। इसमें आपको आपका एड्रेस वगैरह तो है, पैन नंबर वगैरह मेंशन किया है, यहाँ पे 10 नंबर वगैरह सब आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये देखना है। यहाँ पे ये देखिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनकी डिटेल है, यहाँ पे अपनी जो कंपनी जिसके लिए हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर है, वो सारा कुछ होता है।
और यहाँ पे आपको देखना है कि नंबर ऑफ डिडक्टी यानी पार्टी रिकॉर्ड, जो डिडक्टी डिटेल्स थी, डीडी जो डिटेल्स दिखा रही थी, वो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 420 है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने 420 जो आपके सप्लाई यानी जो सप्लाई है उनके 420 रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपर आए हैं, और वही सेम आपके बुक्स में भी होने चाहिए। और उनको आपने कितना अमाउंट पे किया है वो भी यहाँ पे आना जरूरी है, और आपने टोटल टैक्स कितना डिडक्ट किया है और आपने कितना टैक्स डिडक्ट किया। तो आपके पास जो चलन होते हैं जिसका आपने जो पेमेंट के चलन होते हैं वो पेमेंट के चलन अमाउंट भी मैच कर लीजिए, और आपने जो टैक्स डिडक्ट किया है वो भी अमाउंट आपको मैच करना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम वगैरह सब डेजिग्नेशन सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। सो दिस इज हाउ दिस गेट्स जनरेटेड, एंड देन यू कैन अपलोड टू द पोर्टल। तो आपको यहाँ तक आए सो आपको समझ में आया होगा। In case any query, you can please unmute yourself and ask the queries. Currently, please also explain about rectification of TDS return. So currently, revised TDS return is not supported, as all the corrections are required to be done online. That has to be routed through the traces. If you need any help related to traces, you may reach out to our support numbers. So महेश आपकी जो क्वेरी थी कि टीडीएस रिटर्न में रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस है। रेक्टिफिकेशन आपको करना है तो आपको ट्रेसेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस सपोर्ट डेस्क, एंड यस आवर सपोर्ट टीम इज देयर, सो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट कि आपको कैसे करना है। See that option and file through another software. I thought the issue would be the result of filling, but no. Somebody has raised a query कि मेरा रिटर्न का कुछ इश्यू हुआ था, तो यस डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस। जब भी आपको ऐसे कुछ एरर्स आते हैं, जब भी ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस, एंड यस डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट विद दैट। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रोसेस यहाँ तक का समझ में आया होगा। इन केस इफ यू वांट तो आई अगेन गिव इट टू पंकज, एंड पंकज विल जनरेट विथ कुछ फाइल में चेंजेस करके आपको दिखाएगा कि किस तरह से एरर्स आते हैं एंड हाउ यू कैन रिजॉल्व द एरर्स। बाय दैट आई वुड लाइक टू आस्क के इसके अलावा और कोई क्वेरी है आपकी? इज देयर एनी क्वेरी दैट यू हैव विद रेफरेंस टू जो हम लोग ने अभी तक देखा है, टैली में किस तरह से करना है, किस तरह से अपना टैक्स फाइल बनता है, सीएसआई फाइल किस तरह से जनरेट होता है, यूटिलिटी किस तरह से डाउनलोड करनी होती है। यूटिलिटी में जैसे पंकज ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि वर्जन अलग अलग आते हैं। तो आपको ये जो पोर्टल है प्रोटीन का, ये प्रोटीन पहले तो वो tintinnsdl.com में होता था, बट नाउ दे हैव चेंज इट, नाउ इट इज protein.in। तो ये पोर्टल पे आप जा सकते हो, या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो टीडीएस फाइलिंग यूटिलिटी, तो वो आपको वहां पे पोर्टल पे आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द यूटिलिटी। यहाँ पे न्यू फीचर वैलिडेशन जो है उससे रिलेटेड, यानी जो यूटिलिटी में जो चेंजेस आए हैं वो उन्होंने मेंशन किए हैं। So in case if you need any help, तो please let us know. We are definitely going to help you out. But इस तरह से प्रोसेस होता है। अगेन आई गिव इट टू पंकज, एंड वो आपको एक दो एरर जनरेट करके आपको किस तरह के एरर्स आ सकते हैं वो आपको बता देगा। चेंज करें। इससे काम नहीं होगा।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड कर देते हैं। ब्रैकेट ऐड करने के बाद ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से एरर्स आ सकते हैं। अब ये जो है लाइन 2 में मैंने चेंजेस किए हैं, यहाँ पे जितने ब्रैकेट्स है उसकी जगह मैंने एक और ब्रैकेट ऐड कर दिया है। नाउ वी विल सेव द फाइल एंड वी विल सी के whether it is getting validated or not। फाइल मेरी वैलिडेट हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक स्मॉल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। नाउ अगेन आई विल कम टू द यूटिलिटी। यहाँ पे again I'll use the jar file which is executable. I'll select my text file. तो I selected my text file। ये text file मैंने select कर लिया है। यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ मेरा CSI फाइल। तो मेरा CSI फाइल भी मैंने select कर लिया है and I'll select the folder in which I want to generate a error file। So I'll go to C drive. Again I'll select my folder and I'll say यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। एरर 1 नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। यानी अब जब मैं वैलिडेट होता हूँ, अगर वो फाइल वैलिडेट होती है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी एरर आएगी वो मेरे एरर 1 फोल्डर में आएगी तो मुझे पता चलेगा। Now if you can see error found during validation। तो अब मेरा रिटर्न जो है सेम फाइल है, सेम टेक्स्ट फाइल है, सेम CSV फाइल है, बट क्योंकि मैंने खाली एक ब्रैकेट बढ़ा दिया तो अब देखो एरर करना चालू कर दिया। एरर फाउंड ड्यूरिंग वैलिडेशन, एरर फाइल इन HTML फाइल जनरेटेड ओपन फोल्डर। तो अभी ये फोल्डर ओपन करके आप लोग को देखना है कि क्या एरर है। तो नाउ यहाँ पे आप देखिए दिखा रहा है कि लाइन 2 रिकॉर्ड टाइम बैच। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये लाइन 2 में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एनवैलिड बैच हेडर रिकॉर्ड लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड्स इन द बैच हेडर आर नॉट एज पर द फाइल फॉर्मेट। तो गवर्नमेंट की जो फाइल फॉर्मेट है उसके हिसाब से अपना जो टेक्स्ट फाइल है उसमें फॉर्मेट में मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए एरर थ्रो कर रहा है। So we'll have to close this error and we will have to rectify। So again we'll go to text file। ये text file में आ गए। Now again I'll remove that bracket which I have added over here। So जो ब्रैकेट मैंने ऐड किया था अब मैं उसको निकाल देता हूँ यहाँ से लाइन 2 में से और मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये फाइल को मैं क्लोज करता हूँ एंड अगेन वी विल ट्राई टू वैलिडेट द फाइल। tally.txt। I'll go to challenge status inquiry file and then I'll go to error 1 folder again and I'll try to validate it। So now again the file is validated successfully। So इस तरह से कुछ भी एरर्स है तो हमें वो एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है। वंस वी रेक्टिफाई द एरर्स, अब देख रहे हो ETDS error 1 फोल्डर में अब ये फाइल वैलिडिटी सॉरी तो ये फाइल आपकी यहाँ पे जनरेट हो गई है। जब एरर थी तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा था, बट ये अब मेरी फाइल जनरेट हो गई है। यू कैन चेक दिस HTML फाइल ऑल्सो कि यहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स कैप्चर हो चुकी है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस के डिफरेंस इश्यूज क्या है एंड देन वी विल टू रेक्टिफाई। नाउ अगेन वी विल चेंज समथिंग इन द टेक्स्ट फाइल। अब ये जो एरर फाइल है इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, सारे जो एरर हम फोल्डर में जनरेट किए थे। I close this utility and I'll try to delete। So ये सारे फाइल्स यहाँ से डिलीट हो गए हैं। I close this folder again। ये फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। Again we will come to txt file। Now we'll try to change something। जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये से निकाल देता हूँ, एक सेक्शन निकाल दिया था जो गलती से मैंने, क्योंकि रेंट के जैसे आपने देखा कि 2 सेक्शन है,
सेम वे प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज के दो अलग अलग सब सेक्शन हो गए। तो इस तरह से अगर हम लोग ने प्रॉपरली ये नहीं किया है, सेक्शन डिफाइन नहीं किए हैं, तो भी एरर्स आ सकती हैं। सो नाउ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लाइन नंबर 11 जो है, सॉरी दिस इज लाइन नंबर 12। तो जो 12 नंबर की लाइन है यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स बराबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेक्शन का कोड जो है उसमें से सी मैंने निकाल दिया है। सो अगेन वी विल ट्राई टू वैलिडेट द फाइल। तो अगेन यूटिलिटी में जाएंगे, I'll open the jar file. C drive. यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट फाइल and then I'll select this CSF file. C drive, ETDS. ETDS में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं error one फोल्डर, क्योंकि हम लोग ने वहां से जो फाइल थी वो सारी डिलीट कर दिया। तो नाउ इट इज ब्लैंक एंड आई वैलिडेट इट। तो अगेन मेरा यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं अब फाइल वैलिडेट नहीं हुआ है, एरर थ्रो कर रहा है। सो नाउ विल सी कि क्या एरर जनरेट हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन 12 दिखा रहा है, डिडक्टिव रिकॉर्ड टाइप है, और उसमें क्या लिखा है, सेक्शन कोड जो है वो हम लोग ने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है। इनवैलिड वैल्यू अंडर फील्ड सेक्शन कलेक्शन कोड। तो जो सेक्शन कलेक्शन कोड है वो हम लोग ने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। सो आई क्लोज दिस फाइल। अगेन आई कम डाउन टू यूटिलिटी, सॉरी आई मीन दैट टेक्स्ट फाइल जो यूटिलिटी फोल्डर का है। अब यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर 12 पे चले जाएंगे। तो दिस इज लाइन नंबर 12। और यहाँ पे जैसे मैंने सेक्शन था वैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। नाउ आई विल ट्राई टू चेंज समथिंग इन द लाइन नंबर 26। यहाँ पे मैंने गलती से इसको 29 कर दिया है। तो आई विल सेव दिस फाइल एंड विल सी कि आप क्या एरर थ्रो कर रहा है। अगेन विल कम टू यूटिलिटी 9.1। यहाँ पे ब्राउज करेंगे। अगेन आई विल गो टू सी ड्राइव, ETDS। ETDS में अगेन दैट फोल्डर में जो फाइल मैंने जहाँ पे रखी है दैट आई विल टू सिलेक्ट अगेन आई विल टू सिलेक्ट दैट CSF फाइल and again we will select that error folder. C drive, ETDS, उसमें error 1 and I'll say open. I'll go to validate. So again it is throwing error. So अब हम लोग देखते हैं कि क्या error दिखा रहा है। So line number 29, line number not in sequence, it must be in a running sequence। यानी line number जो है वो sequence में नहीं है। कौन सा line number है? 29। So again we will go to that report text file। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो 29 नंबर था वो गलती एक्चुअली होना चाहिए था 26, बट बाय मिस्टेक मेरे से वो 29 हो चुका है। तो आई अगेन से इट इज 26 एंड आई रेक्टिफाई इट। तो अब ये मैंने रेक्टिफाई कर दिया। नाउ वी विल ट्राई टू चेंज अब पेन नंबर। समझो ये पेन नंबर में मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे खाली क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर उसका निकाल देता हूँ। लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो निकाल देता हूँ 33 नंबर की लाइन में। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एरर जनरेट करते हैं। वैलिडेशन यूटिलिटी में गए, अगेन
Again, we will go to C drive. यहाँ पे मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ फोल्डर जहाँ पे मेरा फाइल है। ये मैंने टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट कर लिया है, and then I'll select the CSI file, and then we'll go to error file जहाँ पे मुझे फाइल जनरेट करनी है। And then we will select error 1 और यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ। I'll say validate. तो अगर it will not validate, वापस से उसका वैलिडेशन फेल हो गया है। अब वो रीजन क्या है? रीजन ये दे रखा है 33 नंबर की जो लाइन है, एम्प्लॉई और पार्टी पैन, इनवैलिड एम्प्लॉई और पार्टी पैन, प्लीज प्रोवाइड वैलिड 10 डिजिट वैल्यू ऑफ पैन अंडर दिस फील्ड। डिडक्टिव पैन इज इनवैलिड, फॉर इनवैलिड पैन टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट हायर रेट। यानी मैंने पैन नंबर में जैसे ही ये कैरेक्टर कम डाला तो यहाँ पे मुझे अलर्ट दे रहा है। बट अगर आप ये जो प्रोसेस में कर रहे हो उसमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे एरर में रेक्टिफाई कर रहा हूँ वो एरर्स की वापस रेक्टिफाई रिपीट नहीं हो रही है। इट मीन्स के वो रेक्टिफाई हो गई। यानी यहाँ पे अप टू 32 लाइन जो है देयर आर नो एरर्स। नाउ 33 को मैं रेक्टिफाई करूंगा तो हो सकता है कि मेरे पूरी फाइल वैलिडेट हो जाएगी। तो ये जो 33 नंबर की लाइन है उसमें मैंने पैन नंबर क्योंकि एल निकाल दिया था लास्ट में, तो अब वो उसे वहां पे वापस मेंशन करेंगे। अदरवाइज इट इज इनवैलिड पेन, और इनवैलिड पेन की वजह से हमें 20% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो अगेन विल क्लोज दिस। और यहाँ पे ही ये जो फाइल है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यही लास्ट एरर अपनी जो जनरेट हुई थी ये फाइल है, देखिए। तो ये एरर को मुझे अब रेक्टिफाई करना है लाइन नंबर 33 में। तो अगेन आई गो टू दैट टेक्स्ट फाइल, ये फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो एरर आ रहा है बेसिकली ये इसके लिए आ रहा है कि ये यूटिलिटी आपको एक बार बंद करनी होती है। जब तक आप ये यूटिलिटी को बंद नहीं करोगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी। तो अगेन आई सेलेक्ट दिस यूटिलिटी, आई क्लोज दिस यूटिलिटी, आई से ट्राई अगेन, एंड नाउ द फाइल डिलीटेड। तो अगेन आई गो टू दैट टेक्स्ट फाइल, पैन नंबर में रेक्टिफाई कर देता हूँ लाइन नंबर 33 में। यहाँ पे मैंने एल निकाल दिया था, वो एल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। एंड अब मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ यूटिलिटी के थ्रू वैलिडेट करने के लिए। So now this utility is open. I'll go to browsing, C drive, ETDS में जाते हैं and we'll select that text file. यहाँ पे ब्राउजिंग करते हैं, यहाँ पे CSV फाइल करते हैं, ओपन कर लेते हैं and we will select that error file again. So I want to open this error folder and we'll try to validate. So now again the file validation is successful. At the path, जो पाथ पे मेरा फाइल था यानी जो एरर वन फोल्डर है उसमें वो फाइल वैलिडेट हो चुकी है एंड वी कैन चेक। पर उसके पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ TDS TCS स्टेटमेंट यू मे चेक द स्टेटस ऑफ योर स्टेटमेंट अंडर क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टेटस ऑप्शन वे अवेलेबल ऑन 10 वेबसाइट। तो ये वेबसाइट पे आपको जाके आप अपना स्टेटस जो रिटर्न फाइल किया है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।
तो नाउ अगेन दिस FEU फाइल इज जनरेटेड। ये 27A फाइल है विच इज इन PDF फॉर्मेट, तो आप यहाँ से उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इट इज अवेलेबल इन HTML फॉर्मेट ऑल्सो, तो ये HTML फॉर्मेट भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आपको ये सबमिट करने के पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार आपके बुक से उसे वेरीफाई कर लीजिए ताकि कोई एरर ना रह जाए। वंस यू रेक्टिफाई एवरीथिंग दिस, आपका TDS रिटर्न रेडी है, यू कैन अपलोड ऑन द पोर्टल। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि इस तरह से हम लोग टैली से कर सकते हैं। सी देर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल, बट द थिंग इज कि मैं रिपीटेशन क्यों करूँ जब मेरा काम टैली से ही अगर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बेस डेटा है अकाउंटिंग का वो पूरा टैली पे मेंटेन होता है। तो अगर यदि हम टैली से ही अगर ये सब कुछ करते हैं तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड एक्सपेंस मेरा TDS भी डिडक्ट हो जाता है, तो मुझे वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इनफेक्ट आप अगर जैसे ये रिटर्न के फॉर्मेट पे देखा होगा 26Q में, तो यहाँ पे आपको अगर कुछ बैलेंस डिडक्टेबल है तो यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि मेरा अमाउंट डिडक्ट करना बाकी है। कोई ट्रांजेक्शन अगर ऐसा है कि अनसर्टन है, किसी वजह से हो सकता है कि मैंने सप्लायर का पैन नंबर नहीं डाला है, या उसका TDS नेचर पेमेंट वगैरह सिलेक्ट नहीं किया है, या कुछ परसेंटेज वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह नंबर नहीं डाला है, तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पे मालूम पड़ जाता है अनसर्टन में। तो अगर हम लोग टैली से ही करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी, मुझे याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। यानी बेसिकली यूजर लेवल पे जो एंट्री करते हैं उन्हें याद रखना नहीं होता है कि भाई मेरा TDS डिडक्ट किया है नहीं किया। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे वी हैव दैट ऑप्शन कि यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि मेरा बैलेंस डिडक्टेबल कितना है। साइमल्टेनियसली यू कैन रिकंसल ऑल्सो। तो अगर आप टैली से ही कर रहे हो तो आपको बाहर से डेटा यानी दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा मैन्युअली फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आई होगी पूरी TDS की जो है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेरीज। Anyone having any query? तो आपकी अगर कुछ क्वेरी है आप हमें चैट बॉक्स में भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या अपना माइक जो है अनम्यूट करके भी आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं। और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस लैंडलाइन नंबर विच इज सपोर्ट डेस्क नंबर। तो सपोर्ट डेस्क में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और अल्टरनेटिवली यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑल्सो। आई होप कि काफी सारे लोग टैली में ये TDS का ऑप्शन यूज कर रहे होंगे। इनकेस अगर आप नहीं कर रहे, आपको पूरा इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए कि किस तरह से हमें लेजर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, कहाँ पे क्या डिटेल्स मेंशन करनी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस। आवर एग्जीक्यूटिव विल बी देयर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ कि कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है टैली में। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि टैली में अगर हम लोग TDS का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो प्रोसेस किस तरह से होता है। आई वुड लाइक टू नो, अगर आप शेयर कर सकते हो कि आप अभी जो TDS आपका रिटर्न फाइल करते हैं, डेफिनेटली आप लोग करते होंगे, या आपको तो चे के थ्रू भी करते होंगे या आप खुद भी करते होंगे, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम टैली और यू आर यूजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर? इफ यू कैन शेयर योर डिटेल्स। एनीवन वुड लाइक टू शेयर द डिटेल्स कि आप लोग टैली में आप TDS का रिटर्न, GST का रिटर्न है, आप टैली में पेरोल भी यूज कर सकते हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं? पेरोल भी आप टैली में मेंशन कर सकते हो, और पेरोल से रिलेटेड जो 24Q रिटर्न फाइल करना होता है वो भी आप टैली से कर सकते हैं।
आपका जो फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड होता है 27Q अंडर सेक्शन 195, that also can be filed from the tally itself. तो कैसा लगा आज का सेशन? आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. विल डेफिनेटली शेयर विथ ऑल ऑफ यू आवर फीडबैक फॉर्म. तो आप अगर यहाँ पे भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग सेशन कैसे लग रहे हैं, आपके तरफ से कोई सजेशन है कि हमें क्या कौन से टॉपिक के ऊपर आपको, यस वी विल डेफिनेटली शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू. मिस्टर सुदर्शन, राइट? सर, कैन यू शेयर योर email ID and contact details? If you can share your email ID and your contact details, our team will definitely send you that recording for today's session. Thank you very much, sir. तो आपके कोई सजेशन है कि भाई हमें इस टॉपिक के ऊपर जानना है कि किस तरह से टैली में यूज कर सकते हैं? यू कैन सेंड योर सजेशंस. आप अभी भी हमें बता सकते हैं. आवर टीम इज देयर, तो दे विल डेफिनेटली नोट इट डाउन एंड दे विल अरेंज फॉर द, सो वी कैन अरेंज अ वेबिनार अकॉर्डिंगली. बिकॉज ये वेबिनार हम लोग आपके लिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को आपकी जो लाइफ है इजी हो जाए, आपका जो काम है वो इजी हो जाए, आपको डुप्लीकेट डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट काम ना करना पड़े. If you want our executive to visit at your office, yes, we are there to help you out. So again, we can visit at your office also as per your convenient time and day. So you can tell that also. Yes, Mr. Sailis, share your contact details. Our team will definitely share the recording for today's webinar. Thank you very much. We will definitely share our recordings. Thank you very much, Mr. Sailesh. Yes, our executive is noting down your email address and everything. We'll share the recording with you. Thank you very much. I hope कि आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा. Again, we will come back on next Friday with new topic for you. And please give your feedback so it encourages us to come out with other. And इसलिए हम लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपके जो भी सजेशंस है, आपके जो भी टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको टैली में इम्प्लीमेंट करना है, यू नीड अ ट्रेनिंग और यू नीड अ सेशन फॉर दैट, विल अरेंज डेफिनेटली फॉर दैट. Thank you very much. With this, we will close our session for today. Thanks for joining. Thank you very much. Content.
संदेश में